उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आप सभी का स्वागत है इतिहास के इस स्पेशल सीरीज में। इतिहास क्यों ज़रूरी है, इन बातों को हम लोग समझेंगे इस इतिहास के स्पेशल सीरीज में। मैं जॉब्स टीम पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही मेरे एक अन्य चैनल स्टडी चैनल टीम विकिपीडिया पे भी ये वीडियो आप लोग को उपलब्ध रहेगा। शुरू करते हैं, इतिहास क्या है। हिस्ट्री यूनानी शब्द का एक शब्द है हिस्टोरिया, और उस शब्द से बना है हिस्ट्री। यूनानी शब्द है जो यूरोप है, वहाँ का एक कंट्री ग्रीस के नाम से जो फेमस है, वहाँ का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अन्वेषणों से ज्ञान, यानी नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशंस। जब हम लोग जांच पड़ताल करते हैं किसी चीज़ का और उससे जानकारी जो हासिल होती है, वही है इतिहास। क्योंकि इतिहास इतना इम्पोर्टेंट किस लिए है, तो बात है कि अगर हम लोग जब जांच पड़ताल करते हैं तो उसका एक डेटा निकल कर के आता है, रिजल्ट निकल के आता है, और रिजल्ट हमेशा ही एक मार्गदर्शन करता है आने वाले भविष्य का। तो भविष्य कैसा हो वो डिपेंड करता है कि हमारी इतिहास से जो सीख है उस पर कितना हम लोग अमल कर रहे हैं। इतिहास अतीत का अध्ययन है, क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। अब चूँकि इतिहास जो है लिखित दस्तावेज है, तभी हम लोग उसको पढ़ करके आगे का प्लान करते हैं। ब्रिटेन के इतिहासकार हुए हैं एडवर्ड हैलेट कार, E.H. कार भी कहते हैं इनको। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, व्हाट इज हिस्ट्री, और इसमें इतिहास की परिभाषा भी इन्होंने दी थी। इन्होंने कहा, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है, यानी हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग्स बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। जो पुरानी बातें थीं और जो आने वाली बातें होंगी, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे ही संवाद है, उसे ही हम लोग इतिहास कहते हैं। अब जब इतिहास इतना इम्पोर्टेंट है, जो प्रेजेंट और पास्ट के बीच का कम्युनिकेशन को स्थापित करने वाला है, तो ज़रूरी होता है कि इसके लिए सबसे पहले पहल किसने की। तो इतिहास के जन्मदाता कौन थे, इस विषय में हम लोग जानेंगे। हेरोडेटस नाम के एक व्यक्ति आते हैं, जो यूनान के ही निवासी थे, और यही प्रथम इतिहासकार हुए, क्योंकि ये भूगोलवेत्ता भी थे। और इनका जो संस्कृत में नाम है वो हरिदत्त के नाम से विख्यात है। तो हरिदत्त बहुत कम ही लोग जानते हैं, बट अगर एग्ज़ाम्स में अगर कभी पूछ लिया जाए कि हेरोडेटस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, या कहीं ऐसा हो कि ऑप्शन में दिया रहे हेरोडेटस नहीं दिया हो, हरिदत्त दिया हो, तो आप लोग हरिदत्त पे ही टिक करेंगे। हेरोडेटस जो है हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे, और इन्होंने ही वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी। तो सबसे पहले इतिहास लेखन का कार्य जो शुरू किया वो थे हेरोडेटस साहब। जैसे जो पुरानी बातें हैं उनको याद रखने के लिए उस समय के जो मानव हैं, इंसान हैं, हमेशा जीवित नहीं रह सकते हैं, तो उनकी बातों को आने वाली पीढ़ियों में कैसे बढ़ाया जाए, वो एक किसी स्रोत के माध्यम से बढ़ाया जाए।
उस स्रोत का नाम ही क्या है? इतिहास है। रोमन दार्शनिक हुए हैं सिसरो, और इन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी थी। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा, तो हम लोग इतिहास में याद रखते हैं। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था जब चंपारण सत्याग्रह पूर्णतः सफल हुआ, तो उसके बाद उनको महात्मा की उपाधि दी गई। वैसे ही बापू की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब भारत में एंट्री चाहिए था, भारत के स्वतंत्रता के लिए जो उन्होंने आर्मी गठित की थी, और जब उन्होंने संबोधित किया रेडियो के माध्यम से, तो महात्मा गांधी को बापू कह करके संबोधित किया था। दोनों बात याद रखना है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्र नाथ टैगोर साहब के द्वारा, रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाने जाते हैं, और इन्होंने ही जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है राष्ट्रीय, तो उसकी रचना इन्होंने की थी। वहीं सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी, आने वाले 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और ये मनाया जा रहा है। उसको याद रखेंगे कि किस महान विभूति का जो जन्म दिवस है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। अब इन्होंने अपने इतिहास का विषय जो रखा वो पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। तो पेलोपोनेशियन जो युद्ध है, आप इसके विषय में जब पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लासेस में, तो देखेंगे कैसे वहाँ पे इतिहास की घटनाएं हुई हैं, और उन्हीं को सबसे पहले इन्होंने आधार बनाया था। उन्हीं को इन्होंने अपनी किताब में लिखा था। यहाँ तस्वीर देख रहे हैं आप लोग हेरोडोटस साहब की, और जिस किताब में इन्होंने लिखी थी उस किताब का नाम था हिस्टोरिका। तो पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। अब बात करते हैं हम लोग इतिहास के काल विभाजन की। तो इतिहास को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश में इसको प्री हिस्ट्री पीरियड कहते हैं, जो कि लिखित इतिहास के पहले के कालखंड को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। जब हेरोडोटस साहब आए थे, इनका काल जो है 384 ईसा पूर्व के आसपास का है, 384 ईसा पूर्व। उसके पहले भी मानव था धरती पे। तो जब मानव था तो उसकी कुछ गतिविधियां भी रही होंगी, वो कुछ कार्य भी करता होगा, बट इसके पहले यानी हेरोडोटस के पहले किसी ने इतिहास लिखा नहीं था। तो उस समय के इतिहास को कैसे समझें हम लोग, उस समय के संस्कृतियों को कैसे जानें, तो उसके लिए भी कुछ सोर्सेस रहे होंगे, बट वो कलेक्टिव नहीं था कहीं पे, है ना। तो वैसी घटनाओं को जब हम लोग स्टडी करना शुरू किए तो कहे कि इसको हम लोग रखेंगे प्राक इतिहास में, यानी प्रागैतिहासिक काल। और कालखंड के लोगों को लिपि का अक्षर या लिपि का ज्ञान नहीं था। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि लिपि क्या होती है, अक्षर क्या होता है, व्याकरण का सबसे छोटी जो मात्रा है, छोटी जो इकाई है, वही क्या है, अक्षर। और वहीं लिपि जो है, उस अक्षर को कैसे लिखा गया है उसे हम लोग लिपि कहते हैं।
और यह आदिम लोगों के इतिहास जो हैं वो पत्थर व हड्डियों के औजारों के द्वारा जो चित्रकारी होती थी, गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। जैसे मान लीजिए पहले के मानव रहते थे पहाड़ों में। जब पहाड़ों में रहते थे तो उनके इतिहास को हम लोग जब स्टडी करना शुरू किए तो लगा कि लोग दीवारों पे कुछ बनाया करते थे, जिसको हम लोग कह सकते हैं गुफा चित्रकारी। आप जब जाएंगे महाराष्ट्र में तो अजंता की गुफाएं घूमेंगे, एलोरा की गुफाएं घूमेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि कैसी चित्रकारी हुई है। महात्मा बुद्ध की कैसी स्मृतियों को बनाया गया है, उनके चित्र को बनाया गया है। उनकी पत्नी कैसे गृह त्याग के बाद वियोग में है, उस चीज़ को वहाँ दर्शाया गया है। तो वो है क्या? चित्रकारी। चूँकि मानव था तो मानव ने अपनी दैनिक क्रिया में भोजन प्राप्ति के लिए जानवरों का जो है शिकार किया होगा। अब हाथ से शिकार तो किया नहीं जा सकता है, तो जानवरों का शिकार करने के लिए हो सकता है किसी औजार का इस्तेमाल किया गया हो। अब उन औजारों में वो हड्डी के, मेटल के, कुछ के बने हो सकते हैं। तो इन सब के जो स्रोत रहेंगे हैं उससे भी जानकारी मिलती है। अब चूँकि इसमें हड्डी औजार जो है पत्थर आदि का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इसको पाषाण काल की संज्ञा भी दी जाती है, यानी पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया है। वहीं जब बात आती है कि भारत में इतिहास का चलन कैसे हुआ, भारत में इतिहास लेखन कैसे प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे। यानी भारत में जब ये पुरानी जो संस्कृतियाँ थीं, पुराने जो भावचित्र थे, भित्ति चित्र थे, गुफा चित्र थे, या जो भी औजार प्राप्त हुए, उसके लिए सबसे पहले पहल किसने की? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसमें एक आते हैं ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स जो हैं आते हैं इंडिया, और ये 15 जनवरी 1784 को एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता में स्थापित करते हैं। और इसमें क्या होता है, विलियम जोन्स एक लिंग्विस्ट होते हैं। इनको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज होता है। क्योंकि ये 1783 में यहाँ पे जज बन कर के आए होते हैं कोलकाता के हाई कोर्ट में। इनके सहयोगी में जैसे नेथिन हालवेड होते हैं, और एक और व्यक्ति होते हैं, उनका नाम जो हेनरी कोलरब्रुक, इनके सहयोगी में थे। इन लोगों ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और एशियाटिक रिसर्चेज के नाम से जर्नल निकाला करते थे। अब चूँकि कोलकाता में ये लोग स्थापित थे, वहाँ पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स के द्वारा बहुत कार्य किया जाता है। कब की बात है ये? 15 जनवरी 1784 को, जब ये ASI के एक अभिन्न अंग बनते हैं। उसके पहले और भी कार्य कर चुके थे। 1788 में इनका पत्र आता है द एशियाटिक रिसर्चेज, और इसमें इन्होंने ये दिखाना शुरू किया कि कैसे भारत में चीज़ें घटित हुई हैं। और 1814 में यह प्रथम संग्रहालय बंगाल में बनवाते हैं। देखिए, आए हैं 1783 में ये इंडिया एज ए जज, सुप्रीम कोर्ट
यानी जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस पोस्ट पे आए रहते हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ से फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज सीख करके आए होते हैं। जब इंडिया आते हैं तो इंडिया में यहाँ के जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनकी जानकारी कैसे हो, उसके बाद उसको पढ़ा कैसे जाए, तो यहाँ अपने मित्र के सहयोग से ये पर्शियन सीखते हैं, अरबिक सीखते हैं, और वहीं हमारे पंडित आदि लोगों से ये संस्कृत और हिंदी सीखते हैं। फिर इंडिया के जो लिटरेरी सोर्सेस हैं उनका अध्ययन करते हैं, और 15 जनवरी 1784 में ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। अब होता क्या है कि जब प्रथम संग्रहालय बनाते हैं 1814 में, तो उस समय अब इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। एएसआई अपने वर्तमान रूप में 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित करते हैं। चूँकि उस समय एएसआई इतना विस्थापित अवस्था में नहीं था, बाद में जब इसमें आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, तो कनिंघम के द्वारा ही उस समय तत्कालीन वायसराय होते हैं जॉन कैनिंग, और ये दोनों बहुत ही बृहत स्तर पर कार्य करते हैं एएसआई के लिए। यानी पूरे भारत में जहाँ भी जो साइट्स मिल रही थी उसकी खुदाई करना, उसका स्टडी करना, फिर उनके अवशेषों को उठा करके लाना, म्यूजियम में कलेक्ट करना। अब तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अब कनिंघम को हम लोग कहते हैं कि भारतीय पुरातत्व के जनक। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है वो है कनिंघम साहब, क्योंकि इन्होंने चार्ल्स जॉन कैनिंग के साथ मिलकर के एएसआई को बृहत रूप पे स्थापित करवाया था। उन्नीस 1944 में जब मॉर्टिमर व्हीलर महानिदेशक बने, तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थित था। अब यह जो है पहले शिमला में कार्य करता था। तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता था। तो सोचिए कितना ये इम्पोर्टेंट है हम लोग को जानना कि हमारे कंट्री में जब विदेशी आए हैं उन लोगों ने हमारे पुराने कल्चर्स को स्टडी किया है और चीज़ों को व्यवस्थित किया है। एएसआई के प्रमुख जो निदेशक रहे हैं उनमें सर अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट है, जो 1871 से 1885 तक रहे हैं। 1885 याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो 28 दिसंबर 1885 से आप लोग याद रख सकते हैं 1885 तक सर अलेक्जेंडर कनिंघम महानिदेशक रहे थे। वहीं जेम्स बर्गस की बात करें तो 1886 से 1889 तक जॉन मार्शल, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम आएगा जब हम लोग हड़प्पा संस्कृति में देखेंगे कि कैसे खुदाई हुई है, कब किसने इसकी खुदाई करवाई है आदि क्षेत्रों की। हैरोल्ड हैग्रिस जो है 1928 से 1931 तक। वहीं इंडिया के प्रथम जो व्यक्ति बनाए गए एएसआई के महानिदेशक वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी साहब, 1931 से 1935 तक रहे। जेएफ ब्लास्किस्टक्स 1935 1937 तक। वहीं राय बहादुर के एन दीक्षित ये जो हैं 1937 1944 तक बनाए रहे हैं। व्हीलर की बात करें सर मॉर्टिमर व्हीलर की तो 1944 से 1948 तक ये रहे हैं इसके अध्यक्ष। यहाँ तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, तस्वीर में
दयाराम साहनी जो थे वो इसके बाद देखते हैं NP चक्रवर्ती 1948 से 50 तक, माधव स्वरूप वत्स 1950 से 1953 तक, A घोष 1953 से 68 तक, बेबीलाल 1968 से 1972 तक, देश पांडे 1972 से 1978 तक। वहीं BK थामर लिखा ये थापर है, 1978 से 1985 तक रहे हैं इसके निदेशक। अब प्राग ऐतिहासिक काल से आगे बढ़ते हैं और दूसरा काल देखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है, जब लिपि व अक्षर का ज्ञान उन्हें था लेकिन आज भी उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसे हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब इंसान मानव पढ़ना या लिखना जान गया था, बट हम लोग उन लिपियों को नहीं समझ पाए हैं अभी तक। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक काल को इस कालखंड के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे लिपि का ज्ञान था और वो लिपियाँ कैसी थी, चित्रात्मक व प्रतीकात्मक था, जिसका अर्थ निकालना कठिन है कि उन लोगों ने कहना क्या चाहा है। तो वैदिक काल की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक है काल इसका। वहीं वैदिक काल की बात करें तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक काल है वैदिक काल का। तो ये कौन सा काल है, आद्य ऐतिहासिक काल। और वहीं बात करें हम लोग ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल पीरियड की, तो इतिहास का वह काल जिसे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है उसे हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। भारत में यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। तो जैसे ही वैदिक काल खत्म होता है उसके बाद शुरू होता है हम लोग का इतिहास ऐतिहासिक काल। और इस समय महाजनपद काल का भी समय है, तो इस समय कालखंड जो है वो महाजनपद काल से भी संबंधित है। अब हम लोग बात करेंगे पुराणों में जो युग है, यानी हम लोग भारतीय संस्कृति में महावेद, पुराण, वेद, एपिक जो भी बातें हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो आखिर ये कब की बात है, कब घटित हुई है, उसके विषय में बात करना है। तो यहाँ देख रहे हैं पुराणों में 4 युग की बात की गई है। कौन कौन सा वो युग है, तो पहला है कृत या सतयुग। तो प्रथम जो युग है वो है सतयुग या कृत युग। वहीं दूसरा जो युग है वो है त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। ये चारों जो हैं पुराणों में युग बताए गए हैं और इनमें हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है, यानी जो आने वाला युग है वो अच्छी अवस्था में नहीं है। वहाँ की संस्कृति पुराना संस्कृतियों की तुलना में काफ़ी हद तक घटित अवस्था में है, यानी वो विकसित नहीं हो रही है, वो गर्त की ओर जा रही है, बुराई की ओर जा रही है। एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है तब नैतिक मूल्यों व सामाजिक मानदंडों का अधःपतन होता है। इतिहास में काल, स्थान व विशेष महत्व को स्पष्ट किया गया है। तो कैसे हम लोग कहते हैं कि पुराना काल ही अच्छा था। अभी लोग कहते हैं कि एडवांस होना, बट एडवांस होने में नई नई चीज़ें सीखी जाती हैं, न कि पुरानी संस्कृतियों को नाश किया जाता है। यानी पुरानी संस्कृति में मान लीजिए कोई बेटा अपने पिता को, अपने माता को मान सम्मान देता है, तो नई संस्कृति में है कि वो नई चीज़ें सीखे, बट अपने पेरेंट्स को जो आदर और सत्कार के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए वो खोता जा रहा है। तो ये नया चीज़ नहीं है।
अब बात करें हम लोग कि हर युग में कैसे जो पुरुष रहे हैं, भगवान रहे हैं, या जो भी अवतार हुए हैं, और जीवों का कैसे विकास हुआ है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। पहला है सतयुग। तो सतयुग में 4 अवतार बताए गए हैं: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिम्हा अवतार। ये सभी आप जब एपिक का अध्ययन करेंगे तो ये चीज़ें मिलेंगी। अनुश्रुतियों में भी आपने गांव में सुन रखा होगा कि कौन से भगवान कैसे आए थे, कब उन्होंने अपनी लीला दिखाई थी और समाज को एक बुराई से बचाया था। जिस मत्स्य अवतार में मछली जो है जलीय जीव थी, वहीं कूर्म अवतार में कछुओं का अवतार लेकर के स्थल तथा जल का निवासी हुआ मानव। तो हम लोग कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति जो है जलीय जीव से हुई है, और वही जीव आगे चल करके उभयचर बना है, फिर जानवर में परिवर्तित हुआ है, और उन जानवर में ही एक बंदर भी जो समझदार जानवर होता है, वहाँ से मानव का जो है कहा जाता है कि परिवर्तित रूप मानव है उसका। वराह अवतार में सूअर जो थल का पशु है उसके रूप में, वहीं नरसिंह अवतार में हम लोग अर्ध मानव की बात करते हैं, जो पशु और मानव के बीच का कड़ी है। नरसिम्हा अवतार आप लोग एपिक में भी देखे होंगे कि कैसे भक्त प्रहलाद को उनके पिता श्री हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तो फिर नरसिम्हा अवतार होते हैं और उन्होंने कैसे उसकी हत्या की, तो वो बात देखेंगे। त्रेता काल की बात करें तो दूसरा काल है त्रेता काल। त्रेता काल में देखते हैं तो पहला है वामन अवतार। भगवान विष्णु ने कैसे बौने का रूप धर करके राजा बाली का शायद है, तो उनसे कैसे पूरा धरती वरदान के रूप में ले लिया था। वहीं परशुराम अवतार की बात करें तो परशु यानी फरसा वाले राम जो शस्त्र के प्रयोक्ता माने जाते हैं, उनके विषय में आप लोग को सीता विवाह याद होगा। तो सीता विवाह में कैसे परशुराम जी आते हैं धरती पे हिमालय से, कैलाश पर्वत से, और भगवान राम के सम्मुख उनकी जो एक प्रतिकार की भावना थी वो खत्म हो जाती है, जब उनको लगता है कि ये तो खुद भगवान विष्णु अवतरित हुए हैं धरती पे, फिर वो मामला शांत होता है। अगला है राम अवतार। तो राम जो है समुदाय में रहने वाले मानव कहलाए, और पुरुषोत्तम की भी उपमा इनको मिली, अर्थात इन्होंने समाज कल्याण के लिए पुरुष का जो क्या कर्तव्य होना चाहिए उसको इन्होंने दिखाया। इसके बाद बात करते हैं द्वापर काल की। तो द्वापर काल में कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। कृष्ण अवतार में देखते हैं हम लोग कृष्ण पशुपालन करने वाले मानव थे। वहीं बुद्ध अवतार में देखते हैं बुद्ध कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव थे। तो राम अवतार की जो कहानी है वो रामायण में मिलती है, और रामायण जो ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, और वहीं इसके अवधी भाषा जो है वो ट्रांसलेशन या उन्होंने अपने विचारों को लिखा उसमें रामायण के माध्यम से तुलसीदास जी ने, जो कि अकबर के समकालीन हुआ करते थे। वहीं कृष्ण अवतार की बात करें तो महाभारत काल याद रखना है आपको। महाभारत की रचना जो है वेद व्यास जी ने किया है, और चूँकि महाभारत जो है महाजनपद काल से भी संबंधित है, क्योंकि इस समय बहुत सारे महाजनपद के शासक इसमें मिलते हैं जो कि महाभारत में युद्ध की लड़ाई लड़े थे। जिससे आप लोग शकुनी का नाम जानते हैं महाभारत में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उनके कारण ही महाभारत जो है एक अलग मोड़ पे खड़ा था। तो शकुनी का नाम याद रखना है, वो भी एक महाजनपद
काल से जुड़े हुए थे। वहीं कृष्ण अवतार के बाद बुद्ध अवतार की बात करें तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी प्रकाश पुंज एशिया का प्रकाश पुंज जो व्यक्ति कहला रहा है तो उसकी तो अलग महत्ता ही होगी। और इसके बाद देख रहे हैं हम लोग कल की युद्ध, द्वापर के बाद कल की युद्ध। तो कल की युद्ध लास्ट युग है। कल की युद्ध को हम लोग कलयुग भी कहते हैं। और कलयुग जो है भविष्य का मानव है, जो हम लोग अभी हैं ये कलयुग है। तो विशेषतः विष्णु पुराण में 4 युगों का सही जो क्रम है इस प्रकार ही बताया गया है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में आगे की बातें देखेंगे।